हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखे। अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनर। मतलब किस किस मेथड से कैपिटल अकाउंट बनते हैं। दो मेथड होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जो कैपिटल होती है उसके अंदर एडजस्टमेंट्स नहीं होते हैं। एडजस्टमेंट कैसे, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया। जो भी एडजस्टमेंट करना होगा अपन को वो कैपिटल अकाउंट में नहीं होगा, कैपिटल अकाउंट सेम ही रहेगा। जो भी अपन को एडजस्टमेंट करने होंगे वो सब अपन करंट अकाउंट में करेंगे। ये एक मेथड हो गया। और दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें क्या होता है, अपन को जितने भी एडजस्टमेंट करने हो वो सब अपन कैपिटल अकाउंट में ही कर देते हैं। समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, जो भी कैपिटल होगी वो एग्जैक्ट सेम ही रहेगी। जो भी अपन को एडजस्ट करना होगा वो सब अपन करंट अकाउंट में करेंगे। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होगा, जो भी अपन को एडजस्टमेंट करना होगा वो अपन कैपिटल अकाउंट में ही कर देंगे। फिक्स्ड मतलब कैपिटल अकाउंट फिक्स रहेगा, फ्लक्चुएटिंग मतलब कैपिटल अकाउंट का अमाउंट चेंज होता रहेगा। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट क्रिएट होंगे। एक कैपिटल अकाउंट होगा जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ एडिशनल कैपिटल आएगी तो ही चेंज होगा, या परमानेंट विड्रॉ करेंगे वही चेंज होगा। और दूसरा होगा करंट अकाउंट जिसमें बाकी सारे टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स होंगे। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा जिसमें सारे चेंजेस हो जाएंगे। क्लियर है? जस्ट रिमेंबर, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट से बनाओ तो वो हमेशा फ्लक्चुएटिंग से ही क्रिएट होगा। क्लियर है? अब एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले जब कैपिटल और फिक्स है तो दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। पहले कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा देख लेते हैं, उसके बाद अपन करंट अकाउंट का देखेंगे। वही दो पार्ट होंगे, डेबिट और क्रेडिट। पर्टिकुलर के दो कॉलम और जितने भी पार्टनर होंगे उनके इंडिविजुअल कॉलम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे तीन पार्टनर थे तो एक कॉलम पर्टिकुलर का, फिर तीनों के नाम, और दूसरा फिर क्रेडिट का पर्टिकुलर और तीनों के नाम। अब इसमें सबसे पहले तो बाय बैलेंस भी दिया जाएगा। लास्ट ईयर का जो भी क्लोजिंग बैलेंस था कैपिटल का वो आ जाएगा, वो इस साल ओपनिंग हो जाएगा तो बाय बैलेंस बी डी ओपनिंग बैलेंस। ठीक है? अब इसमें दो ही एडजस्टमेंट होंगे, या तो कोई एडिशनल कैपिटल आ रहा हो या फिर कोई परमानेंट विड्रॉ कर रहा हो कैपिटल। सिर्फ यही एडजस्टमेंट हो गया, उसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। या तो कोई एडिशनल कैपिटल ला रहा हो या कोई परमानेंट विड्रॉ कर रहा हो। ठीक है? और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। ये हो गया कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट बनता है। अब इस करंट अकाउंट में बाकी सारे एडजस्टमेंट होंगे। सबसे पहले तो बाय बैलेंस बी डी, हमेशा करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस दिए होंगे। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस बी डी से चालू करेंगे, और अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस बी डी से चालू करेंगे। अगर पार्टनर कुछ ड्रॉ करता है तो वो टू ड्रॉइंग्स आएगा और उस पर इंटरेस्ट भी डेबिट होगा। पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहे हैं तो वो क्रेडिट होगा। अगर उनको सैलरी मिल रही है तो वो भी क्रेडिट होगा, और अगर कोई कमीशन मिल रहा है तो वो भी क्रेडिट होगा। एक और एडजस्टमेंट होगा इसमें, वो है प्रॉफिट का। अगर प्रॉफिट है तो बाय पी एन एल अप्रोप्रिएशन आएगा और वहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएंगे, और अगर लॉस है तो वो डेबिट साइड में जाएगा, टू पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे लॉस आ जाएंगे। अब सारे क्रेडिट को प्लस करने के बाद उसमें से सारे डेबिट माइनस कर देंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो टू बैलेंस ईडी। अगेन अगर क्रेडिट बैलेंस बचता है तो टू बैलेंस ईडी आएगा, और अगर डेबिट बैलेंस बचता है तो इस साइड आएगा बाय बैलेंस ईडी। क्लियर है? ये दो अकाउंट तो फिक्स कैपिटल के केस में बनेंगे। अब अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उसका परफॉर्मा देख लेते हैं। उसमें एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, उसी में सारे एडजस्टमेंट होते हैं। चालू कहां से होगा, उसके ओपनिंग बैलेंस है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। उसके अंदर अगर एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो बाय कैश या बाय बैंक आएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। अगर सैलरी मिल रही है तो सैलरी आएगी, कमीशन मिल रहा है तो कमीशन आएगा। अगर कोई पार्टनर ड्रॉ कर रहा है तो वो डेबिट साइड में आएगा, टू ड्रॉइंग्स, और उस पर इंटरेस्ट भी डेबिट होगा। अगर प्रॉफिट है तो बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा, और अगर लॉस है तो टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा। और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे टू बैलेंस ईडी में आ जाएंगे।
जो कि क्लोजिंग बैलेंस होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और है मैनेजर्स कमीशन, वो भी देख लेते हैं। मैनेजर कमीशन दो टाइप के होते हैं, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होता है और ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है। मतलब मैनेजर कमीशन होता क्या है वो समझते हैं। किसी मैनेजर को अपन ने हायर किया है, उसकी वजह से अगर अपन को बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो उस मैनेजर को अपन कमीशन देते हैं। अब वो कमीशन दो टाइप से कैलकुलेट हो सकता है। मैनेजर कमीशन अपने लिए एक एक्सपेंस है, तो या तो वो नेट प्रॉफिट में वो कमीशन उसका कमीशन माइनस करके बताए, या फिर वो माइनस करने से पहले का प्रॉफिट पे कमीशन ले। दोनों केस में डिपेंड करता है। अपन को दो केस में पूछा जाएगा, या तो अपन को पूछा जाएगा कि मैनेजर कमीशन निकालो ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या फिर अपन को पूछा जाएगा मैनेजर कमीशन निकालो ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो दोनों केस में मैनेजर्स कमीशन कैसे निकालना है वो देख लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 22,000, मतलब ये 22,000 में मैनेजर का कमीशन चार्ज नहीं किया हुआ है एंड मैनेजर इज अलाउड ए कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इस एग्जांपल में क्या दिया है कि जो प्रॉफिट है 22,000 का वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, मतलब इसमें से कमीशन माइनस नहीं किया है। तो डायरेक्ट इस पे कैलकुलेट कर देंगे अपन, 22,000 का 10% हो गया 2,200 का कमीशन। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 22,000 एंड मैनेजर इज अलाउड ए कमीशन ऑन 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब इस कमीशन को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर अपन को 10% निकालना है। समझ में आया? जैसे प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग 22,000 है, अब ये 22,000 में से सबसे पहले अपन को 10% माइनस करना है, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर जो 10% आएगा वो कमीशन होगा। समझ में आया? तो इस केस में आफ्टर वाले केस में कमीशन कैसे निकालेंगे, 22,000 इंटू 10 अपॉन 110 करेंगे। सपोज अगर 20% हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, 20 अपॉन 120। समझ में आ रहा है? अगर 15% हुआ तो 15 अपॉन 115, ऊपर जो रेट है वो और नीचे 100 प्लस रेट होगा। तो 22,000 का 10 अपॉन 110 क्या हो गया, 2,000। तो मैनेजर का कमीशन कितना हो गया, 2,000। अब इस 22,000 में से पहले 2,000 माइनस कर दो तो क्या आएगा, 20,000। अब उस 20,000 का 10% उसको कमीशन मिल रहा है, वो हो गया 2,000 रुपीज। समझ में आया? अब फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पे अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल है, A and B are partners sharing profit and losses in ratio 2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखा है, 2:1 विद कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड 5 लाख रेस्पेक्टिवली। ए की कैपिटल कितनी है, 10 लाख, बी की कैपिटल कितनी है, 5 लाख। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 8% इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। बी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹3,500 पर मंथ टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट remaining after deducting interest on capital and salary and after charging his commission। मतलब बी को 3,500 पर मंथ की सैलरी देनी है और उसको 10% कमीशन देना है ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस नेट प्रॉफिट पे आफ्टर डिडक्टिंग मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद, उसकी सैलरी माइनस करने के बाद और आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसके कमीशन भी डिडक्ट करने के बाद। The profit of the year ended 31st March 2007 prior to the calculation of interest on capital, but after charging salary of B amounted to 4,50,000। अब ये जो 4,50,000 दिया है वो प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मतलब इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया है, बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी है, मतलब इसमें से बी की सैलरी माइनस कर चुके हैं। बी की सैलरी कितनी है, 3,500 पर मंथ, मतलब ईयरली कितनी होगी, 42,000। अब ये जो 4,50,000 है उसमें से 42,000 अपन माइनस कर चुके हैं, बट उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना बाकी है, तो पहले अपन उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, ए का कैपिटल 10 लाख, उसका 8% मतलब 80,000, और बी का कैपिटल 5 लाख, उसका 8% मतलब 40,000, और दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के हो गया 1,20,000 का। बी के कमीशन के लिए कैलकुलेशन कैसे होगी, प्रॉफिट था 4,50,000, इसमें से बी की सैलरी माइनस हो चुकी थी लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना बाकी था।
और दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया टोटल 1,20,000 का। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 3,30,000। अब ये जो 3,30,000 है इसमें से उसका कमीशन, इसमें उसका कमीशन इंक्लूड है, वो कमीशन इंक्लूड है, इसलिए कमीशन निकालने के लिए 3,30,000 को 10/110 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इंक्लूड था, तो अमाउंट आ गया 30,000। कमीशन का अमाउंट निकालना समझ में आ गया, इंक्लूडेड था इसलिए 10/110 मल्टीप्लाई किया। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लेते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,50,000 तो वो, अब उसमें 42,000 की बी की सैलरी एक्सक्लूड की हुई थी, इसलिए यहाँ पे अपन ने 42,000 बी की सैलरी प्लस की, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 4,92,000 का। ये तो क्रेडिट साइड हो गई। अब डेबिट साइड में सबसे पहले बी को सैलरी दी 42,000 की, तो वो आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 8%, 10 लाख का 8% 80,000 और 5 लाख का 8% 40,000, टोटल हो गया 1,20,000। कमीशन अभी अपन ने कैलकुलेट किया 30,000, तो जो बैलेंसिंग फिगर है 3 लाख का उसको अपन ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया 2:1 में, तो अमाउंट क्या हो गया 2 लाख और 1 लाख। तो अपन ने प्रॉफिट का एलोकेशन देख लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब अपन को बनाना क्या है, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, और दूसरा है जब फ्लक्चुएटिंग व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट बनते थे, पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। तो पहले अपन जब कैपिटल्स फिक्स होगी तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसा होगा वो देखते हैं। दो अकाउंट बनाने, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में तो बाय बैलेंस बीडी आएगा 10 लाख 5 लाख, और डायरेक्ट टू बैलेंस सीडी आ जाएगा 10 लाख और 5 लाख। इसमें कोई भी एंट्री नहीं आएगी क्योंकि ना एडिशनल कैपिटल लाया गया है ना कैपिटल विड्रॉ किया हो गया है। दूसरा है करंट अकाउंट, इसमें बाकी सारी एंट्रीज होगी, कोई भी बैलेंस दिया नहीं है करंट अकाउंट का तो अपन वो नहीं लिखेंगे। बी को सैलरी देनी थी 3,500 पर मंथ, मतलब 42,000 की, तो बाय सैलरी हो गया 42,000। ए और बी दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 80,000 और 40,000 का, तो वो हो गया क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 और 40,000। बी को कमीशन भी मिला है तो उसके लिए करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गया बाय कमीशन 30,000। बी के कॉलम में अमाउंट लिखा है क्योंकि बी को कमीशन मिला है, और 3 लाख का प्रॉफिट बचा था उसको अपन ने 2:1 में बांटा था, तो उसके लिए एंट्री हो गई बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 लाख और 1 लाख। अब क्रेडिट साइड की टोटल लगा ली, ए के लिए आई 2,80,000 और बी की आई 2,12,000। अब क्वेश्चन में ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया है इसलिए उसके डेबिट साइड में कुछ भी नहीं आएगा, तो डायरेक्ट जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो करंट अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा। तो टू बैलेंस सीडी 2,80,000 और 2,12,000। समझ में आ गया फिक्स कैपिटल में कैसे होता है। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में देखते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, उसमें सारी एंट्रीज हो जाती है। तो सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस देख लेते हैं। ए का 10 लाख का कैपिटल है और बी का 5 लाख का कैपिटल है। बी को सैलरी दी है तो क्रेडिट साइड में आ गया बाय सैलरी 42,000, और बी को कमीशन दिया तो क्रेडिट साइड में आ गया बाय कमीशन 30,000। दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है तो क्रेडिट साइड में आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 और 40,000। उनको प्रॉफिट भी मिला है 2 लाख और 10,000 का, तो क्रेडिट साइड में आ गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2 लाख और 1 लाख। क्रेडिट साइड का टोटल किया वही बैलेंसिंग फिगर हो गया टू बैलेंस सीडी। अब बेसिक डिफरेंस देखो, जब कैपिटल फिक्स थी तब उनकी कैपिटल में कोई फर्क नहीं आया। ओपनिंग बैलेंस क्या था 10 लाख और 5 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस भी क्या हो रहा है 10 लाख और 5 लाख। जितने भी अपन ने एडजस्टमेंट्स किए वो सब अपन ने करंट अकाउंट में किए। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या हुआ, ओपनिंग बैलेंस तो 10 लाख और 5 लाख थे, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा कैपिटल अकाउंट के 12,80,000 और 7,12,000, मतलब फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल चेंज हो गई। समझ में आया। अब एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। मतलब अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस केस में क्या होता है, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा है, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा है तो वो 6% पर एनम पे फिक्स होती है, मतलब पार्टनर को 6% पर एनम इंटरेस्ट ही मिलेगा लोन पे।
और उसका नेचर कैसा होता है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट हो या नहीं हो इंटरेस्ट तो देना ही देना है। तो ये एंट्रीज देख लेते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, वो पार्टनर्स लोन के अमाउंट को इंक्रीज करेगा। और जब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को क्लोज करना होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, मतलब इन केस वेयर एप्रोप्रिएशन such as interest on capital, salary, partner, etc. are more than available profits, the profit will be distributed in ratio appropriation। मतलब जब प्रॉफिट कम हो और अपने एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और इन सबको मिला के जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो प्रॉफिट से भी ज्यादा आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, जो प्रॉफिट्स होंगे उसको रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में डिवाइड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 2:1। ए इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर and had contributed 12 lakh as his capital. B is a working partner. The partnership did provide an interest on capital at rate 10% and salary of 7,500 per month to the working partner. Working partner कौन सा था? B था। तो B को 7,500 पर मंथ सैलरी मिलेगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दोनों को मिलेगा। The net profit of the year ended before providing the interest on capital and salary amounted 70,000। मतलब ये 70,000 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस नहीं हुआ है और सैलरी भी माइनस नहीं हुई है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। पहले वर्किंग नोट देखते हैं और इसमें पहले टोटल एट्रीब्यूशन कितना हो रहा है वो देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 लाख का 10%, मतलब 1,20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए को, और बी को सैलरी कितनी देनी है 7,500 पर मंथ, मतलब कितनी 90,000 उसको सैलरी देनी है ईयर की। तो टोटल एट्रीब्यूशन हो गया 2,10,000 का, लेकिन अपने पास प्रॉफिट कितना है 70,000 का। सिंस अवेलेबल प्रॉफिट इज ओनली 70,000 which is less than appropriation, it will be distributed in ratio of appropriation to be made। मतलब ए को टोटल कितना देना है 1,20,000 और बी को टोटल कितना देना है 90,000। तो जो 70,000 का प्रॉफिट है उसको अपन 1,20,000 रेशियो 90,000 में बांट देंगे, मतलब 4:3 में बांट देंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। बाय नेट प्रॉफिट 70,000 का ही प्रॉफिट अपने पास अवेलेबल था। अब इस 70,000 को अपन ने 4:3 में बांट दिया, तो 70,000 का 4/7 कितना हो गया 40,000। तो ए को कितना मिलेगा इंटरेस्ट 40,000 का, और बी को सैलरी, ए को इंटरेस्ट मिल गया, अब बी को सैलरी देनी है, तो बी को सैलरी कितनी मिलेगी 3/7 ऑफ 70,000, मतलब 70,000 इंटू 3/7 अमाउंट हो गया 30,000। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया समझ में आया। हम नेक्स्ट लेक्चर में अपन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके मेथड्स क्या वो पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।